गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स इजी में। हम लोग सेंट्रल बैंक चैप्टर पढ़ रहे थे। सेंट्रल बैंक का जो हमारा कौन टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं और ये वो टर्म्स हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, मेरी जो आरबीआई है, वो मनी सप्लाई और क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है। एक फंक्शन था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द मार्केट, आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट द मार्केट। कैसे करती है वो आज हम इन इम्पोर्टेंट टर्म से सीखेंगे। तो आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला काम आपको पता है, स्क्रीन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। दूसरा काम, कान मेरी बातों पे। और तीसरा, पूरा का पूरा ध्यान मेरी बातों पे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब कर रहे होंगे। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा टर्म है वो है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। बैंक रेट पॉलिसी या डिस्काउंट रेट। अब ये क्या है? हमें पता है कि जब बैंक को, जो नॉर्मल बैंक होती है, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई उनसे पूछता है कि आपको पैसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। बैंक वाले बोलते हैं बैंक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए जी, बताइए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आरबीआई कैलकुलेट करता है और बोलता है कि भैया इतने इंटरेस्ट पे हम आपको दे देंगे। आपकी जो लॉन्ग टर्म की नीड्स है, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप उसे मीट आउट कीजिए, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट ये होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्ट रेट को मैं बोलता हूँ बैंक रेट पॉलिसी या डिस्काउंट रेट। क्या बोला? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का हम आगे करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो अगला हमारा जो पेज होगा उसमें शॉर्ट टर्म के बारे में, अभी लॉन्ग टर्म के रेट के बारे में। तो जब लॉन्ग टर्म रेट के लिए जब बैंक लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जो बैंक आरबीआई सेंट्रल बैंक नॉर्मल बैंक को पैसा देती है, तो मैं बोलता हूँ बैंक रेट पॉलिसी या discount rate। जब भी मेरी सिचुएशन इन्फ्लेशन की आती है तो बैंक इसके रेट को बढ़ा देता है और जब डिफ्लेशन आता है तो जो बैंक है इस रेट को घटा देता है। अब मनी सप्लाई और क्रेडिट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उस बैंक ने, मतलब सेंट्रल बैंक ने इस रेट को बढ़ा दिया। जब ये रेट मेरा बढ़ गया तो बैंक वालों का मैक्सिमम पैसा जो है वो अपना लोन चुकाने में जाएगा, जिसकी वजह से उनके पास पब्लिक को देने के लिए पैसा कम होगा। वो लोगों को लोन नहीं दे पाएगी या कम देगी। जब लोगों के पास पैसा कम पहुंचा तो ऑटोमेटिकली मेरा इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम। ठीक है, तो जब रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बैंक रेट है, बैंक रेट डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम। वहीं पर जब डिफ्लेशन आता है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है, उस टाइम पे ये जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है, हम जो अगला यूनिट होगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको सब समझा दिया है कि इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है। नॉर्मल सी बात है, देखिए, जब डिमांड ज़्यादा होगी तब सप्लाई कम होगा, अगर सप्लाई मेरा कम होता है तो चीज़ें महंगी होती है। वहीं पे डिफ्लेशन में क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है तो कीमतें गिरने लगती हैं। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को मैं इन्फ्लेशन बोलता हूँ और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को मैं डिफ्लेशन। वही अब मैं बात करता हूँ डिफ्लेशन की। ठीक है, डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? डिमांड कम है, आरबीआई को डिमांड ज़्यादा करनी है, उसकी वजह से क्या होगा? वो रेट को कम कर देगा। जब रेट कम हो गया, मेरा बैंक के पास पैसा ज़्यादा पहुँच गया, वो ज़्यादा लोन दे पाएगी। जब लोन ज़्यादा दे पाएगी तो ऑटोमेटिकली पब्लिक के पास पैसा आ चुका है। जब पब्लिक के पास पैसा आ गया, सॉरी, जब पब्लिक के पास पैसा आ गया तो मेरा मार्केट में, मेरा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया। तो देखा हम लोगों ने कि आरबीआई कैसे बैंक रेट से मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कंट्रोल कर सकती है।
आगे और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आगे और भी टर्म्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि बैंक, सॉरी जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कैसे कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मेरा जो दूसरा टर्म है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का ये मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक की सिक्योरिटी को परचेज कर सकती है या उनकी सिक्योरिटी को सेल कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है या तो बाय करेगी या तो सेल करेगी। जब इन्फ्लेशन होता है, मतलब जब एक्सेस डिमांड होता है तो वो सिक्योरिटी को सेल करती है। वहीं पर जब डेफिशिएंट डिमांड होता है तो वो उनकी सिक्योरिटी को परचेज करती है। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, देखिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज्यादा है, उन्होंने सिक्योरिटी को बेच दिया। जब उन्होंने सिक्योरिटी को बेचा तो बैंक वाले जो हैं उन्हें सिक्योरिटी परचेज करनी पड़ेगी। अब अरे उनके खुद के शेयर्स है ना, तो करना नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने खुद के शेयर्स को परचेज किया। अब जब उन्होंने परचेज किया तो उन लोगों ने कैश दिया होगा। अब आरबीआई के पास कैश की कमी आ सॉरी जो बैंक है उनके पास कैश की कमी आ गई, तो क्या वो लोगों को लोन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वो क्रेडिट जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब वो क्रेडिट जनरेट नहीं कर पाते, जब वो उनके पास पैसे की कमी आ जाती है तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचता, और जब लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचता तो ऑटोमेटिकली मेरी मनी सप्लाई कम हो गई। वही बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन में क्या होता है मेरे दोस्तों? डिफ्लेशन एक सिचुएशन है, उस केस में डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब आरबीआई चाहती है कि डिमांड बढ़े, लोगों के पास पैसा पहुंचे, तो वो बैंक से शेयर परचेज करेगी। अब बैंक के पास पैसा आ चुका है, वो क्रेडिट जनरेट कर सकती है, वो लोगों को लोन दे सकती है। लोगों के पास पैसा आ चुका है, और जब लोगों के पास पैसा आ गया मतलब क्या हुआ कि हाँ सही कहा आप लोगों ने, मनी सप्लाई बढ़ गया। तीसरी चीज, आप लोग इस ऑलरेडी इस टर्म से वाकिफ है, ये है मेरा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो एक वो रेशियो है जिसको आरबीआई कहता है कि बैंक को कुछ पैसा या तो मेरे पास रखना है या तो अपने पास रखना है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मेरा सीआरआर, सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है मेरा एसएलआर, एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लीगल सॉरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर एक वो परसेंटेज है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज की दोनों को ऐड करके, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन कर रखना पड़ता है। और वही एसएलआर वो परसेंटेज है नेट डिमांड और लाइबिलिटीज को ऐड करके हम निकालते हैं, जिसको अपने पास रखना पड़ता है। अब देखिए इसका ये मतलब है, एग्जांपल लेता हूँ जो हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर में भी लिया था। अगर बैंक के पास 1000 रुपए है और आरबीआई ने बोला कि 20% मेरा एलआरआर है, मैंने दोनों कंबाइन कर दिए कि सीआरआर और एसएलआर को कंबाइन करके 20% आता है। इसका ये मतलब है बैंक सिर्फ 800 रुपए ही लोन दे सकती है। ठीक है, पहले राउंड में 800 हमने देखा था ना मनी मल्टीप्लायर में, तो वही कॉन्सेप्ट। अब देखिए उन्होंने एस एल आर आर को बढ़ा दिया, 25% कर दिया। अब बैंक क्या है? बैंक के पास क्रेडिट जनरेट करने की पावर कम, बैंक अब लोन कम दे पाएगी। अब जब बैंक लोन कम दे पाएगी तो क्या होगा कि हाँ आप लोग समझ गए, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई मेरा कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम हुआ तो आरबीआई ने ऑटोमेटिकली क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। वहीं पर जब डिफ्लेशन होता है, मीन डेफिशिएंट डिमांड होती है, तो वो एलआरआर गिरा देती है। जब एलआरआर गिरा देगी तो बैंक के पास पावर आ जाती है, उनके पास रिजर्व में पैसे कम होते हैं, उनके पास पावर आ जाती है क्रेडिट जनरेट करने की, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा लोन मतलब लोन ज़्यादा दे सकती है। जब लोन ज़्यादा देगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मनी सप्लाई बढ़ गया। देखा बैंक ने ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल कर लिया। अब बात करते हैं कुछ और नए टर्म्स की, जिसमें से पहला है मेरा रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या है? अब देखिए, अभी हमने देखा था जब बैंक वाले हैं वो गए, बैंक वाले सेंट्रल बैंक के पास गए, जी हमें लोन चाहिए,
तो आरबीआई ने पूछा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो हमने देख लिया कि वो मेरा बैंक रेट होता है, डिस्काउंटिंग रेट होता है। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो बैंक ने कहा बिल्कुल जी ले लो, बट मैं आपको इस रेट पे दूंगा। तो जो वो रेट होता है वो होता है रेपो रेट। रेपो रेट स्टैंड फॉर रीपर्चेज ऑप्शन। सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लोन एट रेपो रेट। ये जो मेरा लोन है ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के बेसिस पे उनको मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक वालों को गुस्सा आ जाएगा। वो अपनी जेब से कुछ नहीं बनेंगे, वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग लोन लेने से कतराएंगे, लोग लोन नहीं लेंगे क्योंकि लोन महंगा हो। अब रेपो रेट बढ़ गया, इसका ये मतलब हुआ बैंक वाले ने अपना रेट बढ़ा दिया। इसका ये मतलब हुआ कि उनकी जो क्रेडिट क्रिएटिंग फैसिलिटी है वो कम हो चुकी है। जब क्रेडिट क्रिएटिंग फैसिलिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसे की सप्लाई भी कम हो गई। तो देखा आरबीआई वालों ने कंट्रोल कर लिया। वहीं पर डिफ्लेशन के सिचुएशन में वो रेपो रेट को घटा देती है। जब रेपो रेट घटाएगा तो कमर्शियल बैंक वाले भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, करना ही पड़ता है। अगर वो नुकसान कस्टमर पे डाल रहे हैं तो वो उनको फायदा भी पहुंचाते हैं। अब उससे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, लोग लोन लेने के लिए आकर्षित होंगे, लोग लोन लेंगे, लोगों के पास पैसा पहुंचा। जब लोगों के पास पैसा पहुंचा तो जी हाँ मार्केट में पैसा आ गया, और मार्केट में जब पैसा आता है तो रेपो, तो बैंक आरबीआई वालों ने कंट्रोल कर लिया मनी सप्लाई को और क्रेडिट। अगला है मेरा रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। देखिए रेपो रेट में क्या था कि जो आरबीआई है वो बैंक को लोन दे रही है। रिवर्स रेपो में क्या होता है, आरबीआई बैंक वालों को बोलती है आप हमारे पास पैसा रखिए, आप हमें और पैसा रखिए, हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। बैंक वाले खुश, बिल्कुल खुश है भैया, बैंक वाले तो आरबीआई के पास पैसा रखेंगे क्योंकि आरबीआई में जो पैसा ना सेफ, बैंकों में तो चोरियां हो जाती हैं, आरबीआई में चोरी होने की संभावना थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो अब देखिए, जब मैं एसएलआर सॉरी सीआरआर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा एक और होता है कि आरबीआई बोलती है आप हमारे पास पैसा रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम सीआरआर हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो बैंक वाले खुशी खुशी अपने पैसे को आरबीआई के पास रख देती है। अब ध्यान से सुनिए, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक वालों के मन में लालच आएगा कि हम अब ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि कमर्शियल जो बैंक है उनको ऑब्जेक्टिव तो पता है ना, आपको दिल होता है डिपॉजिट, इंटरेस्ट, लोन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो वो आरबीआई के पास पैसा रखेगी। जब आरबीआई के पास पैसा रखा, उनके पास पैसों की कमी हो गई। जब उनके पास पैसों की कमी हो गई तो वो जो क्रेडिट है वो जनरेट नहीं कर पाएगा, और जब वो क्रेडिट जनरेट नहीं कर पाएगा तो वो लोगों को लोन नहीं दे पाएगा। जब लोगों के पास पैसा पहुंचा नहीं तो ऑटोमेटिकली लोन कम हो गया। वहीं पर उल्टा करूं, उन्होंने रेट कम कर दिया। जब उन्होंने रेट कम कर दिया तो बैंक वाले क्यों रखेंगे, क्यों नुकसान झेलेंगे, वो अपने पास ही पैसा रखेंगे। जब उनके पास पैसा है तो आराम से लोन दे सकते हैं लोगों को, और जब लोगों को वो लोन देंगे तो जी हाँ मनी सप्लाई बढ़ गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ मार्जिनल रिक्वायरमेंट की। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लोन की जरूरत है, तो आपने गोल्ड लोन लिया। ठीक है, गोल्ड लोन लिया, आप बैंक गए और आपने बैंक में सोना गिरवी रखा है, सोना की गुडवी की वैल्यू हुई, वैल्यू जितनी की हुई, तो बैंक वाले पूरे का पूरा लोन नहीं देते हैं। बैंक वाले क्या करेंगे, उस
में से नॉर्मली बैंक वाले 75 to 80% ही लोन देती है, वो 25 to 20% रख लेती है। तो जो ये 20-25% बैंक ने रखा, इसको मैं बोलता हूँ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब इन्फ्लेशन के टाइम में अगर इन्फ्लेशन होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है। तो जब मेरी मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इसका ये मतलब है कि बैंक वालों ने क्रेडिट पावर कम हो गई, वो लोन कम देंगे। जब लोन कम देंगे तो नॉर्मल सी बात है कि बैंक में पैसा कम पहुंचेगा। जब लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, जब लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो मार्केट में, इकोनॉमी में मेरी मनी सप्लाई कम। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेरी बैंक है वो कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।